और क्या मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर मिलना शुरू हो गया है? क्या मिडिल ईस्ट के हालात विश्व युद्ध जैसे हो गए हैं? क्योंकि अगर दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो जाए तो यही सिचुएशन होगी जो अभी चल रही है। नरेंद्र मोदी चिंतित हैं तो अरब से टेलीफोन की लाइन जोड़ रहे हैं। इजराइल की लाइन अमेरिका से जुड़ी है तो हिजबुल्लाह के तार हमास से जुड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह आज खुलकर हमास के सपोर्ट में आ गया। अब से कुछ देर पहले हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने बैरूत में एक बड़ी रैली की, जमकर इजराइल और अमेरिका को खूब सुनाया और कह दिया कि वो तो 8 अक्टूबर से ही इजराइल के साथ युद्ध में है। सवाल यह है कि अब हिजबुल्लाह के खुलकर आने से मिडिल ईस्ट के समीकरणों में क्या नया होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। इजराइल हमास के युद्ध में अब हिजबुल्लाह आया, गाजा में वर्ल्ड वॉर लाया। तैयारी पहले से ही थी, टीजर पहले ही जारी हो गया था। यह ऐलान हो गया था कि जुमे के दिन हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह युद्ध में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान करेगा और आज ऐसा ही हुआ। كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة. लेबनान की राजधानी बेरूत में हजारों लोगों की भीड़ थी। खास तौर पर जुमे का दिन चुना गया था। पहले जुमे की नमाज हुई और उसके बाद हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह का भाषण हुआ। بكل صدق وصراحة إن أساطيلكم التي हसन नसरुल्लाह ने पूरी दुनिया को और खास तौर पर इजराइल अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। हमास की तारीफ की, 7 अक्टूबर के नरसंहार को जायज ठहराया, हमास के आतंकवादियों को मुजाहिदीन बताया और पूरा माहौल बनाने के बाद ऐलान कर दिया कि अब हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में शामिल होगा। وأن كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات. عمليات المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أو بقيامه بعملية استباقية باتجاه لبنان أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك ووجودك. القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة. सवाल यह है कि हिजबुल्लाह के आने के बाद अब क्या होगा? क्या इजराइल अब कमजोर पड़ जाएगा? क्या इजराइल के साथ अमेरिका भी खुलकर युद्ध के मैदान में आ जाएगा, या फिर इजराइल अभी भी इन सब से लड़ने का अकेले दमखम रखता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल के खिलाफ अब एक नहीं बल्कि कई आतंकी संगठन एक साथ लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में हमास है, जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। इसके बाद यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री हुई, जिन्होंने 31 अक्टूबर को ऐलान किया कि वो भी अब इस जंग में शामिल हैं। और 3 नवंबर को लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी युद्ध में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के आतंक की डोर ईरान के हाथों में है। तीनों को ईरान ही कंट्रोल करता है, ईरान ही हथियारों की सप्लाई करता है, ईरान ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है और ईरान ही इन्हें इजराइल के खिलाफ भड़का भी रहा है। जिस तरह से हमास का गाजा पट्टी पर शासन चलता है, उसी तरह से हिजबुल्लाह भी लेबनान के कुछ हिस्सों पर शासन करता है। हिजबुल्लाह का नेता है हसन नसरुल्लाह, जो इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। हिजबुल्लाह लेबनान का कट्टर शिया आतंकवादी समूह है। 1982 में
इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था तब हिजबुल्लाह अस्तित्व में आया था। हालांकि आधिकारिक तौर से हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। हिजबुल्लाह के स्थापना का मकसद ही सशस्त्र संघर्ष के जरिए इजराइल को खत्म करना है। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिनमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह साल 2006 में भी इजराइल की सीमा में घुसकर करीब 35 दिनों तक युद्ध लड़ चुका है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में उस दौरान 158 लोगों की हत्या की थी और सैकड़ों रॉकेट दागे थे। यह आतंकी संगठन एक बार फिर से वही कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब $70 करोड़ से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जो पूरे इजराइल तक मार करने में सक्षम हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। אנחנו במוכנות גבוהה מאוד בצפון, בדריכות מאוד מאוד גבוהה, להגיב לכל אירוע שיתרחש היום ובימים שיבואו. איראן ממשיכה לבצע פעילות חתרנית שלילית ומדרבנת שלוחים, פרוקסי, בשמה, עם אמל"ח אמצעי לחימה איראנים שהיא שולחת להם, בדיוק כמו שהיא עשתה באוקראינה, בתימן ובעיראק נגד כוחות אמריקאים, כך היא ממשיכה לעשות כנגד מדינת ישראל ומנסה להסיט אותנו מהמלחמה בעזה. इजराइल के लिए मुश्किल यह है कि उसके लिए अब एक साथ 3 फ्रंट खुल चुके हैं। इजराइल को इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल होगा और ऐसे ही संकेत ईरान ने भी दिए थे। ईरान ने धमकी दी थी कि अगर शुक्रवार तक युद्ध नहीं रुकेगा तो हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह आता है, गाजा पट्टी का हमास, यमन के हूती, सीरिया का इमाम हुसैन मिलिशिया आता है और इराक का शिया मिलिशिया भी आते हैं। इन सबको ईरान ही कंट्रोल करता है और ये सब इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल हैं। आईडीएफ के मुताबिक सीरिया में तैनात ईरान का इमाम हुसैन मिलिशिया अब दक्षिणी लेबनान भेज दिया गया है। उन्हें हिजबुल्लाह की मदद करने का टारगेट दिया गया है। इतना ही नहीं, हमास के कुछ लड़ाके भी लेबनान से इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ये उत्तरी इजराइल का किरियात शमोना टाउन है, जहां आग लगी हुई है क्योंकि यहां लेबनान से फायर किए गए रॉकेट से आग लगी है। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उसने लेबनान से इजराइल पर 12 रॉकेट फायर किए हैं। हमास के आतंकी लेबनान से भी ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल की आर्मी लगातार लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर रही है। वैसे इजराइल को यह अनुमान पहले से ही था कि अब हिजबुल्लाह भी शामिल होगा, इसीलिए इजराइल ने अपनी तैयारियां पहले से करके रखी हुई थी। लेकिन अभी तो इजराइल का पूरा फोकस गाजा पट्टी पर है। इजराइल के सुरक्षा बलों ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया है और अब हमास के साथ एक इंटेंस बैटल हो रही है। हमास को पूरी तरह से एलिमिनेट करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गाजा की गलियों में ऐसे ही आतंकवादियों को खोजा जा रहा है। नॉर्थ गाजा पर इजराइल कब्जे की लड़ाई लड़ रहा है और हमास अभी साउथ गाजा के इलाके में शिफ्ट हो रहा है। धीरे धीरे इजराइल की सेना नॉर्थ गाजा पर कब्जा कर रही है। आईडीएफ के सैनिक हमास की पोजीशन, कमांड सेंटर्स पर अटैक कर रहे हैं और फेस टू फेस कॉम्बैट में आतंकवादियों का खात्मा कर रहे हैं। इजराइल की मिलिट्री ने कह दिया है कि वो वॉर के बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं।
इजराइल पहले ही कह चुका है कि वो सीज फायर नहीं करेगा, बल्कि ऐसे ही हमास के आतंकवादियों को गाजा में खोज खोज कर उन्हें मारता रहेगा। यह नॉर्दर्न गाजा के बीट हानून की तस्वीर है, जहां इजराइल की मिलिट्री ने बहुत से हथियारों और गोला बारूद को बरामद किया है। आतंकवादियों के पास से मैगजीन, ग्रेनेड्स, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, आरपीजी, कम्युनिकेशन सेटअप और नक्शे मिले हैं। כוחות צה"ל מכתרים את עזה מהאוויר, מהיבשה ומהים, מכתרים את העיר עזה וסביבתה. הלוחמים מתקדמים בקרבות ובמהלכם הם משמידים תשתיות טרור מעל הקרקע ובתת הקרקע ומחסלים מחבלים. लेकिन समस्याएं इजराइल के लिए भी कम नहीं है, क्योंकि हमास के आतंकी गुरिल्ला वॉरफेयर से युद्ध लड़ रहे हैं। देखिए कैसे हमास की सुरंगों के अंदर से आतंकवादी बाहर निकल रहे हैं। सामने इजराइल का टैंक जा रहा है और इस आतंकवादी के निशाने पर यही टैंक है। वो झाड़ियों के बीच से भागता हुआ तेजी से गया और इजराइल के टैंक के ऊपर विस्फोटक रखकर भाग गया। तुरंत विस्फोट होता है। आतंकवादी फिर आरपीजी उठाता है और फायर कर देता है और वापस सुरंग में आकर छिप जाता है। इजराइल की आर्मी पर ऐसे ही गुरिल्ला अटैक हो रहा है। במהלך העצירות, מחבלי חמאס קפצו מתוך פירים, הקיפו אותנו במספר מקומות, ירו עלינו RPG וניסו להגיע לנמרים שלנו, להניח עליהם מטענים. בזכות היערכות טובה, הצלחנו לפגוע בהם, להרוג את חלקם, להדוף את חלקם, הפעלנו אש מהאוויר, הפעלנו ארטילריה, מרגמות, והסתערנו עליהם עם הנמרים. התוצאה הייתה שהם הרוגים, ואנחנו ממשיכים בתמרון, עד הניצחון. और जब ये आतंकवादी गुरिल्ला अटैक नहीं कर पा रहे, तो ऐसे ही अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। हमास के आतंकी एक एक करके आ रहे हैं। इस ग्रेनेड गन के अंदर ग्रेनेड लगाते हैं और फायर कर देते हैं। Regarding the ground invasion, I can confirm with high confidence that the occupation forces suffered from major failure and suffered heavy losses in soldiers, in soldiers and tanks, and the occupation admitted that more than 18 soldiers were killed in Gaza Strip. Al-Qassam brigades and the resistance factions continue to resist and to stop the occupation forces in the ground, and they succeeded in inflicting damage and losses on the occupation forces. Gaza will remain a thorn in the throat of the occupation, and we will continue to fight against the occupation. अमेरिका भी यह समझ रहा है कि मिडिल ईस्ट की यह जंग बहुत बड़ी होने वाली है। इसीलिए एक महीने से भी कम वक्त में अमेरिका ने दूसरी बार अपने विदेश मंत्री को इजराइल भेजा है। अमेरिकी विदेश मंत्री की इजराइल के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई। इन्हें अर्जेंट टॉक्स का नाम दिया गया। अमेरिका यह चाहता है कि इजराइल कुछ देर के लिए युद्ध विराम कर दे, ताकि अमेरिका अपने बंधकों को हमास के कब्जे से छुड़वा सके। बताया जा रहा है कि अमेरिका के 10 नागरिक हमास के कब्जे में हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने सीज फायर करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि जब तक बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक सीज फायर का सवाल नहीं उठता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मानवता के नाते युद्ध को रोकने की मांग की थी। A temporary pause that's localized that would allow us to get aid in and to get our people out is a good thing for the people of Gaza. It's a good thing for the Americans that are being held hostage, and it's not going to stop Israel from defending itself, because the security assistance we're providing continues to flow. And a temporary pause doesn't mean a general ceasefire where the war is over. It means pause only temporary for a specific purpose. एक तरफ अमेरिका युद्ध विराम चाह रहा है और दूसरी तरफ अपने बंधकों को खोजने के लिए गाजा के आसमान में ड्रोन भी उड़ा रहा है। अमेरिकी सेना गाजा में MQ-9 रीपर ड्रोन्स उड़ा रही है।
ये अमेरिका का वही सर्विलांस ड्रोन है जिसे भारत ने भी खरीदा है। अमेरिका इस ड्रोन से बंधकों का पता ठिकाना लगाने की कोशिश कर रहा है। यह कहा जा रहा है कि अमेरिका पिछले एक हफ्ते से ड्रोन के जरिए बंधकों को खोज रहा है। लेकिन सवाल है कि इस जंग का समाधान क्या है? क्या ऐसे ही गाजा पट्टी में आम लोग मारे जाते रहेंगे?